हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग डेली यूपीएससी के लिए करंट अफेयर की एक सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, बिजनेस लाइन, जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर या मैगजीन्स होती हैं, उसमें यूपीएससी के लिहाज से जो इन्फॉर्मेशन, जो न्यूज़ आपके लिए जरूरी है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने का काम करते हैं, अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ द यूपीएससी। बहुत ही ज्यादा हम लोग आपके डेली करंट अफेयर क्लास को पीवाईक्यू से भी इंटरलिंक करने वाले हैं। कुछ कुछ पीवाईक्यूज भी हम लोग डेली देखेंगे, चाहे प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो। तो खैर, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज बहुत ज्यादा आपके न्यूज आइटम्स थे नहीं इंपॉर्टेंट, द हिंदू में और भी बाकी जगहों पे। तो कुछ एक 6-7 आपके आज न्यूज आइटम्स है जिनको आज हम लोग कवर करेंगे। तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे इंडेक्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ये 7 न्यूज़ेस हम लोगों को कवर करनी है, जिनको हम लोग एक एक करके अच्छे से देखेंगे। चलिए। प्रेसिडेंट इनवाइट्स मोदी टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट स्वेरिंग इन टुमारो, यानी कि संडे। तो भाई मैंने आपको 2-3 दिन से मैं ये आपको न्यूज कवर करवा रहा हूँ, जो भी आपके इलेक्शन के बाद के पोस्ट अपडेट्स हैं, पोस्ट इलेक्शन अपडेट्स हैं, उनको लेकर के, ताकि आपको एक प्रोसीजर पता चले। देखिए, आपको जो बुकिश नॉलेज है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो तो पता होनी ही चाहिए। बाकी जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम में डे टू डे एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका आपको एक ब्रीफ आइडिया प्रैक्टिकल टर्म्स में होना चाहिए कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो बेसिकली इलेक्शन के नतीजे आए। एनडीए, जिसमें बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए अलायंस, इनको मेजोरिटी मिली, 293 सीट्स मिली, टू बी स्पेसिफिक। इन लोगों के पास 303 सीटें थी। अब इन लोगों ने जो है, बीजेपी के जितने भी अलायंस पार्टनर है, जैसे कि आपका जेडीयू हो गया, टीडीपी हो गया, इन लोगों ने समर्थन पत्र दे दिया है कि हम भाई अपने संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को चुनते हैं। यानी कि जो इन सारे पार्टीज के एमपीज हैं, वो सब नरेंद्र मोदी को अपना लीडर चुन चुके हैं। और इन्होंने जाकर के, एनडीए के नेताओं ने जाकर के वो समर्थन पत्र प्रेसिडेंट को सौंप दिया है कि भाई हमारे दल की तरफ से नरेंद्र मोदी हमारे कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो आप प्लीज उनको सरकार बनाने के लिए इनवाइट करिए। प्रेसिडेंट बीइंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बीइंग द ऑफिशियल हेड ऑफ इंडिया, अब वो नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर रही हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को इनवाइट करा है कि आप आकर के सरकार बनाइए, आपको मैं कल शपथ दिलवाऊंगी। तो कल अब इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें इनके साथ बहुत सारे और लोग भी शपथ लेंगे, जिनको कैबिनेट मंत्री या मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर आपके जो भी इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं, ये सब बनाया जाएगा। और फिर उनको अलग अलग पोर्टफोलियोज बांटे जाएंगे और ऑफिशियली फिर सरकार शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका जब लोकसभा का सेशन होगा, उसमें आपका प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा। उसके बाद सारे सांसदों की शपथ वगैरह होगी। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर के बाद फिर एक नया स्पीकर चुना जाएगा। तो इन सब चीजों को हम डे बाय डे देखते रहेंगे। जैसे प्रोटेम स्पीकर की न्यूज आएगी तो हम उसके बारे में देख लेंगे क्या क्या चीजें यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। स्पीकर का शपथ ग्रहण वगैरह होगा, स्पीकर चुना जाएगा, तो स्पीकर के बारे में हम लोग देख लेंगे वहां पे। फिलहाल आपकी ये न्यूज है। ठीक है। चलिए, अगली जो आपकी मेन न्यूज है, ठीक है, ये भी आपकी मतलब मैपिंग के लिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। कोई एमसीक्यू मैंने इसके ऊपर आपके लिए नहीं बनाया है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैप देखना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। 4 महाराष्ट्र मेडिकल स्टूडेंट्स ड्रोन इन रशियाज वॉल्खोव रिवर। रशिया की वॉल्खोव रिवर है, उसमें महाराष्ट्र के 4 मेडिकल के बच्चे बेचारे डूब गए जाकर के, जिस वजह से आपका द हिंदू में आर्टिकल आया है इसके ऊपर। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि ये रशिया का मैप है। ठीक है, रशिया का मैप पहले आप यहाँ पे देखिए। ये आपका रशिया का मैप है और रशिया की सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इन सबके एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, वो हो सकता है आपको 3-4 नदियों के नाम दे दे और लिख दे कि द फॉलोइंग रिवर्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है कि जो अंगारा रिवर है, या फिर आपकी ओब रिवर है, या फिर आपकी टोबोल रिवर है। यूरल तो भैया बहुत लोग जानते हैं, वोल्गा भी जानते हैं, डॉन भी नाम सुना हो, सही कई लोगों ने सुन रखा है। वोल्गा आपको पता ही है। फिर आपका ये कामा रिवर है यहाँ पे, पिचोरा रिवर है, ताज रिवर है। मतलब आप अजीब अजीब से नाम देखिए, चाइनीज और रशियन नाम मिले जुले से हैं आपके। ओलेंजोक रिवर है आपकी। फिर आपकी यहाँ पे अनाडी रिवर, अनाडिव रिवर है। ठीक है, फिर आपकी कोलीमा रिवर है। तो ये सारी रिवर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको मैप लगा के दिया है यहाँ पे। नाम भी लिखा जा सकता था, लेकिन जब आप मैप से देख के इसको बार बार याद करने का प्रयास करेंगे, तो आपको इनकी लोकेशन भी पता चलेगी कि अच्छा, सबसे वेस्ट में आपकी डॉन रिवर दिखाई पड़ रही है, और सबसे ईस्ट में आपकी ये एनाडी एनाडी रिवर आपकी दिखाई पड़ रही है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। ठीक है। और अगर आपकी नदन मोस्ट रिवर की बात करें, सबसे ऊपर से कौन सी नदी आ रही है, तो आप देख लीजिए, ये पूरी एक लाइन है यहाँ पे। ठीक है। तो आपकी इन्हीं दो नदियों के बीच में कॉम्पिटिशन है। आपका ये जो कोलिमा रिवर है और आपकी एनाडिव रिवर जो है, इनके बीच में ही कोई एक जो है सबसे नदन मोस्ट सोर्स है, जिसमें से जहां तक मुझे लग रहा है ये कोलिमा रिवर जो है, ये सबसे नदन मोस्ट रिवर है आपकी रशिया की। ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको चीजों को देखना, सुनना, समझना चाहिए। यहाँ पे आपका लेक बैकाल पड़ रहा है, देखिए। ये आपका सेंट पीटरबर्ग है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग है आपका, ये आपकी कैपिटल मॉस्को है।
इसके ऊपर एकदम वेस्टर्न साइड में आपका सेंट पीटर्सबर्ग है। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर ही आपका एक लेक लडोगा है, वहीं से आपकी क्या निकल के आ रही है, ये वोल्खोव रिवर निकल करके आ रही है, जहाँ पे 4 बच्चे डूब के मर गए हैं। इस रिवर को यहाँ पे नहीं दिखाया गया था, जिस वजह से मैंने इसका अलग से मैप यहाँ पे रखा है। ये कुछ इस जगह से जो है आपकी निकल के आ रही है। ये जो आपका एरिया है, ये आपका वोल्खोव रिवर का एरिया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात हो गई। यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड पड़ रहा है, ठीक है। आप इस वाले मैप से देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है आपका, ये आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड वाला एरिया है, ठीक है। चलिए, अब ये आपकी कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज है, कुछ नहीं, ये सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं रशिया को बॉर्डर करती है, तो इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे वाटर बाउंड्री शेयर करने वाली और लैंड बाउंड्री शेयर करने वाली दोनों ही कंट्रीज का नाम विकीपीडिया का बेसिकली स्क्रीनशॉट है आपका, तो रिलायबल इंफॉर्मेशन है आपकी है, ठीक है। अजरबैजान, बेलारूस, चाइना, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, जापान, कजाकिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्वे, पोलैंड, यूक्रेन और यूएस। ये सारे, यूएस से आपकी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं होती है कहीं ना कहीं, ये आपका एक तरीके से वाली बाउंड्री शेयर होती है, जो वाटर बॉडी वाली बाउंड्री होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपका अलास्का पड़ता है ना, जहाँ पे रशिया खत्म होता है, बीच में आपका स्ट्रेट पड़ता है, स्ट्रेट किस तरफ आपका क्या पड़ता है, अलास्का पड़ता है, जो कि रशिया ने बहुत पहले यूएसए को बेच दिया था, ठीक है, कनाडा के ऊपर वाले एरिया में, कनाडा के आपके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बेसिकली। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, सारे कंट्रीज के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन सी कंट्री रशिया से आपकी बाउंड्री शेयर करती हैं। अच्छा, जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं उसमें इन सारे कंट्रीज के नाम स्पेसिफिकली दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि वो छोटी तरीके से लिखा होता है, इसी वजह से मैंने आपको ये लिस्ट फॉर्मेट में दिखाया। आप इसको एक बार एटलस में भी लोकेट कर लेंगे, ठीक है, यूरोप के मैप में, एशिया के मैप में भी इनको लोकेट कर लेंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ पे पड़ती है। ये सारी नेबरिंग कंट्रीज रशिया की, और इतनी कंट्रीज किसी और देश की नेबरिंग कंट्रीज नहीं है। रशिया बिंग द जोग्राफिकली मोस्ट वास्ट कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री है जो आपकी रशिया जोग्राफिकली, इसी वजह से सबसे ज्यादा कंट्रीज उसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। चलिए, अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। फॉलोइंग रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, एक वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट आई अभी हाल फिलहाल में 2024 में, ये किसने रिलीज की है? यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, कैप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, या फिर नन ऑफ द अबव? रिपोर्ट्स के ऊपर यूपीएससी की एक आदत है क्वेश्चन पूछने की, जो आपकी प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स होती हैं, जो आपकी बहुत फेमस रिपोर्ट्स होती हैं, उनको डिटेल में जाकर के पूछ लिया जाता है कि उनके भाई पैरामीटर्स क्या हैं, लास्ट ईयर इंडिया की क्या रैंकिंग थी, या इंडिया की रैंकिंग का ट्रेंड क्या है वहां पे। लेकिन जो ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो बहुत ही मतलब एक तरीके से लाइमलाइट में नहीं आ पाती हैं, इन रिपोर्ट्स का किसने पब्लिश किए, इतना ही इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होती है। इसके अलावा जो इस रिपोर्ट में डेटा आया है, वो आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत मदद करने वाला है। इसको आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज करके एक बेहतर आंसर लिख सकते हो, ठीक है। एक तरीके से फॉर्डर मटेरियल का काम ये करने का काम करेगा आपके लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपकी द नंबर ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स in India increased by 12.2% in 2023 compared to 2022 as per Capgemini Research Institute's World Wealth Report। तो आपको क्वेश्चन का आंसर तो देखिए दोस्तों मिल ही गया है, ठीक है, कि भैया रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। इंडिया में 12% के आसपास जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बढ़े हैं, यानी कि यहाँ पे जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो गए, हाई नेटवर्थ हो गई, ठीक है। मतलब मिडिल क्लास कहीं ना कहीं हाई नेटवर्थ में जा रहा है। इट कवर 71 कंट्रीज, भाई 71 कंट्रियों का डेटा देता है ये, और ये 71 बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, क्योंकि ये 71 कंट्रियां, 71 कंट्रीज जो पूरे वर्ल्ड की नेशनल इनकम है उसमें से 98% नेशनल इनकम को डिनोट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। और जितना स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 99% कैपिटलाइजेशन इन्हीं 71 देशों में है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, तो वो 4.7% से उनकी वेल्थ बढ़ी है, ठीक है, उनकी वेल्थ बढ़ी है, रीचिंग 86.8 ट्रिलियन। आप सोचिए कि इतनी इनकम जो है, इतनी जो आपकी इतना पैसा जो है, वो दुनिया के हाई नेट इंडिविजुअल्स के पास ही है, 86.8 ट्रिलियन। सिमिलरली द HNW1 सॉरी आई बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5.1% टू 22.8 मिलियन ग्लोबली। आप सोचिए कि 22.8 मिलियन, मतलब लगभग लगभग 2 करोड़ 20 लाख के ऊपर लोग जो है पूरी दुनिया में, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। तो काफी कम, मतलब सब्सटेंशियली बड़ा नंबर है काफी है। वो क्यों है, अभी हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि भैया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में आता कौन है, ठीक है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स विद इन्वेस्टेबल असेट्स ऑफ $1 मिलियन और मोर। $1 मिलियन के ऊपर जिसके पास इन्वेस्टेबल असेट्स होते हैं, वो इंसान आपका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहलाता है। तो आपको पता चली गया कि भैया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये, मतलब आम आदमी के हिसाब से, हमारे आपके हिसाब से बड़ा अमाउंट है,
बट जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया के, इस देश के, उनके लिए $1 मिलियन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, $1 मिलियन इज नथिंग बिग फॉर देम, एक्सक्लूडिंग देयर प्राइमरी रेजिडेंस, कलेक्टिबल्स, कंज्यूमेबल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब ऐसा नहीं कि उनकी 1 मिलियन की पूरी नेटवर्थ है, पूरी नेटवर्थ से मतलब नहीं है। वो जो जहाँ पे रह रहे हैं, जो उनका एक तरीके से सामान उनके पास है, प्रॉपर्टी है, जो वो खाते पीते हैं, जो उनके पास ड्यूरेबल सामान है, टीवी फ्रिज वगैरह, उन सबको हटा करके ऐसा पैसा, ऐसे एसेट जिसको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो $1 मिलियन के आसपास है। तब यहाँ पे बात हो रही है। आपको यूपीएससी फंसा देगा, अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो क्या पूछ लेगा कि 1 मिलियन और मोर के उनके पास असेट्स हैं टोटल। तो टोटल असेट्स की बात नहीं हो रही है, इन्वेस्टेबल असेट्स की बात हो रही है, जिनको इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इनको भी हमने फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इनके पास भैया $30 मिलियन या फिर उससे ज्यादा की नेटवर्थ है। कितनी? $30 मिलियन या उससे ज्यादा। अब ये सब्सटेंशियली बड़ा अमाउंट है, ठीक है। या फिर मिड मिड टीयर मिलियनेयर्स, जिनके पास $5 से $30 मिलियन के आसपास के आपके इन्वेस्टेबल असेट्स हैं। और फिर आपका मिलियनेयर्स नेक्स्ट डोर, यानी कि जो आम मिलियनेयर्स हैं, जिनके पास $1 मिलियन की इन्वेस्टेबल असेट्स हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं जिसमें डिवाइड किया गया है इसको। अच्छा, ये मेंस में आप कहाँ पे यूज करोगे? जहाँ पे रिच और पुअर के बीच में गैप को लेकर के कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी सोशल एक तरीके से कॉम्पोजिशन के ऊपर, इकोनॉमिक कॉम्पोजिशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, तो उसके उसमें आप ये आंसर लिख सकते हो, ये मटेरियल यूज करके अपना आंसर एनरिच कर सकते हो, ठीक है। अमंग द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द एपीएसी रीजन। अब ये एपीएसी क्या है? एशिया पैसिफिक रीजन, where India and Australia, which recorded HNWI wealth growth of 12.4% and 7.9%, and HNWI population growth of 12.2% and 7.8% respectively। अगर भैया हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें, यानी कि वो कंट्रीज जो एशिया में, एशियन कॉन्टिनेंट में है और पैसिफिक ओशन में पड़ती हैं, उन कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है कहीं ना कहीं। क्योंकि इंडिया में भैया 12.4% से वेल्थ बढ़ी है मिलियनियर्स की, और 12.2% से मिलियनियर्स बढ़े हैं इंडिया में। बात समझ रहे हैं आप? जितने मिलियनियर्स पहले थे उससे 12% ज्यादा अब हैं, और जितनी मिलियनियर्स की पहले वेल्थ टोटल हुआ करती थी उससे 12.5% वेल्थ उनकी ज्यादा हुई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में यही डेटा 7.9% और 7.8% रेस्पेक्टिवली है। बात क्लियर हो गई? यही सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यही सारी बातें यहाँ पे पैसे के टर्म्स में लिखी हुई है। तो अब एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और क्या है? India's unemployment rate decreased to 3.1% in 2023, down from 7% in 2022। अब सोचिए, एक ही साल में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट नीचे आ गया, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं ये डेटा के ऊपर भी सवाल उठाता है कि एक साल में आधी अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ चली गई। मतलब ऐसा कहीं दिखने भर का रोजगार तो पैदा नहीं हो गया देश में, है ना। India's country market capitalization increased by 29% in 2023 after an increase of 6% in 2022। तो भैया 2022 में 6% के आसपास आपका बढ़ा था मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि 2023 में 29% बढ़ा है। अच्छा, देखने की बात यह भी कि उस टाइम पे हम लोग कोविड-19 से बाहर निकले थे, है ना, 1-2 साल का जो एक पूरा बहुत खराब सी लहर थी। तो 2022 में आते थे, धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई थी। तो भाई कहीं ना कहीं कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों की नौकरी छूट गई थी, तो ये 7% हो सकता है भैया डेटा उस वजह से हुआ हो। और जब कोरोना के बाद नौकरियां वापस मिली लोगों को, तो ये सब्सटेंशियली अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर गया आपका, है ना। तो ये बात है आपकी। खैर, द कंट्रीज नेशनल सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी also increased to 33.4% in 2023 compared to 29.9% in 2022। ये सारा भैया डेटा यहाँ पे दिया है, जिसको आप मेंस में यूज कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्या है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के जो कैटेगरीज हैं, जो क्राइटेरिया है, वो इंडिया की क्या, मतलब इंडिया की क्या पोजीशन है, क्या इंडिया का डेटा है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए, बट फिर भी एक बार देख लीजिएगा। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? कैप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। बाकी सारा मेंस का फॉर्डर मटेरियल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीदरलैंड्स के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको इसमें से बताना है दोस्तों कि सही कौन सा है, ठीक है। नीदरलैंड्स इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर बन गया है, डेस्टिनेशन बन गया पूरी दुनिया में, आफ्टर यूएस एंड सऊदी अरेबिया। 2023-24 की बात हो रही है। बेल्जियम एंड जर्मनी आर द ओनली 2 कंट्रीज टू शेयर द लैंड बॉर्डर विद नीदरलैंड्स। अब मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल का क्वेश्चन ये गलत होगा, तो लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्यों होगा, आइए देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पे जो, अच्छा मैं आपको बता ही देता हूँ, होता क्या है, यूपीएससी की ये आदत है, और ये एक नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन में यूपीएससी की देखने को मिलती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स देखने को मिलती है। उसको जो मेन मुद्दे की बात है उसको वो सही लिखेगा। जैसे नीदरलैंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर बन गया है इंडिया का,
तो ये बात यूपीएससी भी आपको ऐसे ही देगा, यहाँ पे ये नहीं लिखेगा कि फोर्थ लार्जेस्ट बन गया, फिफ्थ लार्जेस्ट बन गया है, क्योंकि उसको भी पता है कि इतना तो आप पढ़ के आ रहे हो, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन है, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे यूएस और सऊदी अरेबिया लिखा है, तो यहाँ पे यूएस और यूएई होगा, सऊदी अरेबिया नहीं होगा। यूपीएससी भी ऐसे माइन्यूट सा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अब उसने ये भी नहीं किया कि यूएई की जगह चाइना कर दिया, है ना, उसने सऊदी अरेबिया दिखा दिया, ताकि आप कंफ्यूज हो कि हाँ यार मिडिल ईस्ट की हुई थी, मतलब आखिरी दम तक आपका स्टेटमेंट गलत कराने का प्रयास यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन में करता है। तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। फिर दूसरा देखिए, बेल्जियम एंड जर्मनी आर द ओनली टू कंट्रीज टू शेयर लैंड बॉर्डर विद नीदरलैंड। अब आपको लगेगा कि यार मंगोलिया छोड़ के ऐसा कौन सा देश होगा जो दो देशों के बीच में सैंडविच बना हुआ है ना। जैसे मंगोलिया क्या है, ऊपर रशिया है, नीचे आपका चाइना है, बीच में सैंडविच है, तो वही दो आपकी कंट्रीज है जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जो बॉर्डर शेयर करती हैं। ऐसी और कोई कंट्री तो हमने वर्ल्ड मैप में देखी नहीं है कभी। तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर डाउट होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि यहाँ पे लैंड बॉर्डर की बात की जा रही है। इसकी लैंड बॉर्डर की, हो सकता है भाई ओशन बॉर्डर तो और भी लोग शेयर कर रहे हो। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, पहला गलत है और दूसरा सही है। बेल्जियम और जर्मनी दो ही ऐसी कंट्रीज है जो लैंड बॉर्डर शेयर कर रही हैं, बाकी लैंड बॉर्डर और कोई शेयर नहीं करता, आगे हम लोग देख लेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ओनली टू। ठीक है, पहले स्टेटमेंट गलत है। चलिए, अब ये पहले मैप ही देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका नीदरलैंड है, एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है, इधर आपका पूरा नॉर्थ सी है। ठीक है, डेनमार्क थोड़ा सा दूर पड़ता है, यूके भी वाटर बॉडी के बाद आता है कहीं ना कहीं। बस ये बेल्जियम और ये जर्मनी, यही दो कंट्रीज हैं जो एक तरीके से बॉर्डर शेयर कर रही हैं, किसके साथ, नीदरलैंड के साथ। ठीक है, और बाकी ये बात तो सही कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर बन गया था, नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे यूएई है। ठीक है, इट इज अमंग द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन यूरोप आफ्टर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूके एंड बेल्जियम। अब आप सोचोगे कि अभी तो कह रहे थे कि यार सेकंड थर्ड लार्जेस्ट बन गया पूरे वर्ल्ड में, और यूरोप में तो नंबर 1 होना चाहिए फिर। तो यूरोप में नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया की, नीदरलैंड ट्रेड पार्टनर नहीं है। ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोस्तों दोनों आता है। तो नीदरलैंड से उतना हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना बाकी कंट्री से कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज मैसेज क्लियर पता चल रहा होगा कि भैया हम नीदरलैंड से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, किससे, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से, यूके से और बेल्जियम से। भाई तभी तो आप सोचिए ना कि मान लीजिए ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हाईएस्ट नीदरलैंड का है ना। लेकिन नीदरलैंड यहाँ पे होने के बाद भी चौथे नंबर पे आ रहा है, पांचवें नंबर पे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो टोटल ट्रेड है वो अगर इन चारों कंट्रियों से इंडिया का ज्यादा है कंपेरेटिवली टू नीदरलैंड्स, तो कहीं ना कहीं इंडिया यहाँ से इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो नीदरलैंड ऑलरेडी आगे है इन चारों कंट्रीज से। नीदरलैंड ज्यादा एक्सपोर्ट मंगवा रहा है इंडिया से, है ना, वो बात अलग की है। तो यहाँ पे आपको ये सारी अंडरलाइन बातें होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोप में नंबर 1 जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया की, वो नीदरलैंड है। लेकिन यूरोप में नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर अगर कोई है तो वो जर्मनी है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर यूके है, फिर बेल्जियम है। नीदरलैंड का नंबर इसके बाद आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डेटा वगैरह दिया जो आप मेंस में यूज कर सकते हो कि कितने परसेंट से बढ़ा है आपका एक्सपोर्ट्स, कितने परसेंट से इंपोर्ट बढ़ा है, और क्या पूरा है क्या नहीं है। द नीदरलैंड कॉन्स्टिट्यूटेड 2.36% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड। मतलब लगभग लगभग 2.25-2.5% के बीच में टोटल ट्रेड जो इंडिया कर रहा है वो अकेले नीदरलैंड के साथ कर रहा है। नीदरलैंड इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे कर रहा है, मेजर इन्वेस्टर है इंडिया का। बात समझ में आ गई। ठीक है, 5 बिलियन US डॉलर एफडीआई हमको नीदरलैंड से आया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2022-23 में 2.6 बिलियन डॉलर था, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ठीक है, नीदरलैंड के बारे में जानकारी यहाँ पे दी हुई है। नॉर्थ सी आपका इधर है, जर्मनी बेल्जियम इस तरफ है, कैपिटल एम्स्टर्डम है ऑफिशियली, और हेग जो आपकी है वो सीट ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट कहाँ बैठती है, हेग में बैठती है, बट कैपिटल आपकी एम्स्टर्डम है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, समवॉट लाइक आपका यूके। भाई यूके में भी आपके तो किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे भी पार्लियामेंट है जो सुप्रीम है, लेकिन कहने के लिए कहीं ना कहीं सारी पावर किंग और क्वीन के पास होती है। तो वही सेम हाल आपका नीदरलैंड्स का भी है। मेजर रिवर यहाँ की कौन सी भैया, राइन, म्यूज, और ये आपका शेल्ड, जो भी आपको इसको प्रोनाउंस कर ले भैया, वो आप देख लीजिएगा। ये सारी यहाँ की मेजर रिवर्स हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ओंग ट्राइब के बारे में, या ओंज ट्राइब बहुत लोग बोलते हैं, बट मेजरली इसको ओंग ट्राइब बोलते हैं लोग। दे आर फाउंड इन ऑल ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। तो भैया भारत का जो पूर्वी तट है उसमें जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में ओंग ट्राइब पाई जाती है, साथ ही साथ अंडमान और निकोबार में भी पाई जाती है। ओंग ट्राइब की सब्सटेंशियल पॉपुलेशन इनफर्टिलिटी से सफर कर रही है। तो आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से। ठीक है, खाली पहला, खाली दूसरा, दोनों, या फिर कोई भी नहीं। यहाँ पे देखिए आप, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक न्यूज है। हुआ क्या है कि अंडमान में जो ओंग ट्राइब के राजा और रानी हैं उनको एक बेबी बॉय हुआ है, तो अब पॉपुलेशन ओंग ट्राइब की 136 हो गई। अब सोचिए कितनी कम पॉपुलेशन है।
जब 136 पॉपुलेशन है यहाँ पे, और आप अगर सिर्फ हेडलाइन भी पढ़ के गए हो इस न्यूज़ की, आपने अंदर कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भैया ये अंडमान और निकोबार के साथ-साथ सारे कोस्टल स्टेट्स में मिल रहे हैं, तब भी 136 हैं। तो क्या हर जगह पे 2-2 3-3 लोग रह रहे हैं खाली? तो ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर जब टोटल आबादी 136 है, तो कहीं न कहीं इनफर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही ना। और आप एक मेंटालिटी को समझिए एग्ज़ामिनर की, वो स्टेटमेंट कैसे फ्रेम कर रहा है आपकी, कैसे स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है। कोई भी ट्राइब के बारे में वो इनफर्टाइल एक बात क्यों ही उठाएगा जब तक वो बात उस ट्राइब के बारे में बहुत प्रोमिनेंट नहीं होगी। अच्छा, या तो यहाँ पे ये बात हो सकती थी कि बहुत फर्टाइल आपकी ट्राइब है, ओंग ट्राइब, तो अगर ऐसा होता तो भाई आबादी 136 की जगह 1,36,000 होती, है ना? तो कहीं न कहीं इनफर्टिलिटी की बात उठी है, तो ये सही है आपकी, इनकरेक्ट पूछा तो ओनली 1 आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब ओंग ट्राइब के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, पहले अंडमान एंड निकोबार देख लेते हैं हम लोग, जहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं। ये आपका अंडमान और निकोबार का पूरा मैप है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो एकदम इतनी दूरी पे इंडिया से, है ना? ये जो आपका ये पूर्वांचल माउंटेन्स हैं आपके, यही समुद्र से सब्डी होकर के उन्हीं का टॉप एरिया है जो अंडमान निकोबार है ना? तो ये कहीं न कहीं कहा जाता है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, ये किसी पहाड़ की चोटियाँ हैं जो सबमर्ज हो गए वाटर के अंदर, ठीक है? ये आपका नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, उसके नीचे आपका जो है लिटिल अंडमान पड़ता है। आपकी पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है, वो साउथ अंडमान में पड़ती है। फिर ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को डिवाइड कौन करता है? 10 डिग्री चैनल, यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ चुका है। अच्छा, इसके ऊपर कौन सा चैनल है? कोको चैनल यहाँ पे है, एकदम नॉर्थ अंडमान के भी ऊपर है आपका। ये आपका अंडमान सी पड़ता है इस तरफ। फिर ये नीचे कार निकोबार आता है। कार निकोबार के बाद आपका ये आपका सोम्ब्रेरो चैनल आता है यहाँ पे। सबसे नीचे आपका ग्रेट चैनल आता है कार निकोबार। फिर यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है आपका ग्रेट निकोबार, बीच में आपका लिटिल निकोबार आ रहा है। और ये आपका इंदिरा पॉइंट है जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अब ओंग ट्राइब में भैया एक बच्चा पैदा हुआ तो 136 आबादी हो गई इनकी। काफी ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब है ये। नेग्रिटो रेशियल एंसेस्ट्री को फॉलो करती हैं। लिटिल अंडमान आइलैंड में रहती हैं ये, ठीक है। द मोस्ट सदरली आइलैंड इन दी अंडमान आर्कीपेलागो। अंडमान आर्कीपेलागो मतलब आर्कीपेलागो यानी कि जो आइलैंड्स का ग्रुप होता है, तो उसमें सबसे नीचे कौन सा है? लिटिल अंडमान है। तो उसी में ये ओंग ट्राइब रहते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे थे कि भैया सारे स्टेट से पाए जा रहे हैं। They are a semi-nomadic group and are dependent on the ocean and the forest for their sustenance। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे और है ही क्या जिसपे सस्टेन करेंगे? कोई यहाँ पे कोल ब्लॉक्स, कोल माइनिंग तो होती नहीं है। समुद्र है, जंगल है, उसी पे रिलाई करते हैं लोग अपने सस्टेनेंस के लिए। बाकी रिलीजनों की तरह ये लोग जो है किसी एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन और फॉलो फर्म वर्शिपिंग प्रैक्टिसेस और सेक्रीफाइसेस। कोई बहुत ज्यादा फर्म इनके प्रैक्टिसेस नहीं है कि भैया ये करना ही करना है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे देखने को कम मिलता है आपका, ठीक है। द कलर ऑफ द टीथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द कलर ऑफ अ टीथ हैज अ यूनिक इंटरप्रिटेशन अमंग द ओंग्स हु कंसीडर द पर्ली वाइट टीथ अ सिंबल ऑफ डेथ। भैया इनके जितना सफेद दांत है अगर आपका, तो उतने ज्यादा चांस है कि आपकी डेथ होने वाली है। ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक होता है इनके में। तो ये लोग जानबूझ के जो है कुछ कुछ पत्तियां चबा चबा करके जो है अपने पेड़ की छाल चबा चबा करके, बार्क चबा के अपने दांतों को लाल करते रहते हैं जानबूझ के, है ना, ताकि क्योंकि इनको लगता है कि दांत जैसे जैसे सफेद होगा इनकी मौत करीब आ जाएगी कहीं ना कहीं। ये इनके में एक मेंटेलिटी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और दे ठीक है, ये हो गया। दे डेकोरेट देयर बॉडीज एंड देयर फेसेस विद वाइट एंड ऑचर क्ले। ऑन स्पेशल ओकेजन दे प्लेस अ ग्रेटर एम्फोसिस ऑन बॉडी ऑर्नामेंटेशन। जब कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तो अपनी बॉडी को डेकोरेट वगैरह करते हैं। 1940s के आसपास क्या होता था? द ओंग वर द सोल परमानेंट इनहेबिटेंट्स ऑफ द गोबालंबा बे, द ऑन्ज नेम फॉर लिटिल अंडमान। तो जो लिटिल अंडमान है, इसको ये लोग इस नाम से बुलाते हैं, ठीक है, गोबलम्बा बे। जो भी इसको प्रोनाउंस कर ले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गया आपका। यूपीएससी सिर्फ एक इस टर्म के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको लगेगा कि यार ये क्या ही पूछ लिया गया है ना। आपको लगेगा कि यार ऐसे तो कोई इंडिया में आइलैंड का नाम सुना नहीं है सॉरी, जबकि जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट आइलैंड है उसी का नाम है ये। They now share the 732 स्क्वायर किलोमीटर आइलैंड विद अराउंड 17,000 सेटलर्स। अब ये जो लिटिल अंडमान है, इसमें 136 आपके ये लोग तो रह ही रहे हैं। इसके अलावा लगभग लगभग 17,000 और लोग रह रहे हैं, कहाँ से आकर के? इंडिया से, बांग्लादेश से और बाकी के निकोबार आइलैंड से आकर के रह रहे हैं। ब्रिटिश टाइम के बाद से इनकी पॉपुलेशन जो है कम होना शुरू हो गई थी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और अर्ली 2000 में 96 मेंबर इस ट्राइब में रह गए थे, अब तो फिर भी 40 लोग बढ़ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई, बाकी इसमें और कोई खास बात नहीं है। दे नाउ लिव इन अ रिजर्व इन द डुगोंग क्रीक, लिटिल अंडमान, दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द साइज ऑफ द ओरिजिनल टेरिटरी। तो डुगोंग क्रीक में रह रहे हैं ये लोग बेसिकली, ये टर्म भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड की एक तरीके से इनफर्टाइल कम्युनिटी होती है,
40% के आसपास जो मैरिड कपल हैं इसमें, वो लोग इनफर्टाइल हैं, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा था तो ओनली वन आंसर आपका हो जाएगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इट इज एन इकोनॉमिक इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2022। यूएन ने भैया 2022 में इसको लॉन्च किया था। 14 मेंबर हैं इसके, इंक्लूडिंग इंडिया। 4 पिलर्स हैं इसके कॉपरेशन के: ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। इंडिया चारों पिलर्स का पार्ट है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है, खाली 1, खाली 2, साढ़े 3 या फिर कोई भी नहीं इनमें से। तो आइए देख लेते हैं। पीआईबी में इसको कवर किया गया था, प्रीलिम्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। अब ये न्यूज में आया क्यों है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी? क्योंकि इंडिया से एक डेलीगेशन गया है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसने पार्टिसिपेट किया है। अब हुआ क्या, इसको लॉन्च किया गया था 2022 में, किसके द्वारा? यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो भैया 2022 तो ठीक है, बट यूएन नहीं है, यूएस प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे। 14 मेंबर हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएस और वियतनाम। सारी इंडो पैसिफिक एरिया में जो कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज इसमें हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो भैया आपका क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट हो गया। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो गया, पहला गलत हो गया। तो अब ऑल 3 तो आंसर नहीं होगा, या तो ओनली 1 स्टेटमेंट आंसर होगा या ओनली 2 स्टेटमेंट आंसर होगा। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? अब इस फ्रेमवर्क का मकसद क्या है कि भैया जो बिजनेस को लेकर के है, मतलब एक फ्रेमवर्क है जिसका इंटेंशन है कि जो रेजिलियंस है, जो सस्टेनेबिलिटी है, जो इंक्लूसिवनेस है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो फेयरनेस है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है, वो बढ़ाई जाए मेंबर इकोनॉमीज, है ना। यानी कि अगर कोई भी आपदा संकट आए तो इकोनॉमीज रेजिलियंट बनी रहे, उनके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। जैसे कोविड-19 आया तो जो रेजिलियंट इकोनॉमीज थी वो सर्वाइव कर गई, जो रेजिलियंट इकोनॉमीज नहीं थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा झेल गई। सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे देशों के अंदर, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हो, ग्रीन ग्रोथ हो बेसिकली। इंक्लूसिवनेस हो, यानी कि मेंबर कंट्रीज जो है वहां पे जो ग्रोथ हो रही है वो वहां के लोगों को इंक्लूड करते हुए हो। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। द फोरम सीक्स टू गो बियॉन्ड ट्रेडिशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड वर्क ऑन द इश्यूज ऑफ सप्लाई चेन, डिकार्बोनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो जैसे पहले के जमाने में या अभी के जमाने में मेजरली क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं कि भैया हम तुम्हारे यहाँ से आने वाले गुड्स पे पैसा बहुत कम चार्ज करेंगे, तुम हमारे यहाँ से आने वाले गुड्स पे पैसा बहुत कम चार्ज करना। इसी को हम बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक कॉपरेशन बोल देते हैं कि भैया यूएसए और इंडिया बहुत ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिकली कॉपरेट कर रहे हैं। बट अब ये जो नया फोरम है इसका मकसद क्या है कि हम उस पर तो काम करेंगे करेंगे, ट्रेड आपके जो एक सप्लाई चेन वगैरह है उस, सॉरी, जो आपका नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह उस पर तो हम काम करेंगे करेंगे। इसके अलावा हम ये भी सोचेंगे कि सप्लाई चेन कैसे मजबूत हो, है ना। अगर कोई सामान, कोई रॉ मटेरियल यूएसए से इंडिया तक आना है तो कैसे स्मूथली कम टाइम में कम पैसे में आ जाए, और कोई भी आपदा संकट आए तो वो सप्लाई चेन बाधित ना हो, ऐसा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्लीन एनर्जी का हम कितना यूज करें। भाई यूएसए से कोई चीज इंडिया आ रही है तो शिप में आ रही है, प्लेन में आ रही है, वो कार्बोनाइजेशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी को यूज करें ताकि डीकार्बोनाइजेशन हो, टैक्स के ऊपर बात हो, एंटी करप्शन में बात हो। तो ये सारा इस फोरम का मुद्दा है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पिलर हैं, जैसे कि आपका ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। इंडिया में से बाकी 3 का पार्ट है बट ट्रेड पिलर का पार्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है खाली वही सही है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, क्लीन एनर्जी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम इन्होंने शुरू की है, जिसकी ये मीटिंग थी जिसमें डेलीगेशन ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, द आईपीईएफ यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी क्लीन एनर्जी इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स अंडर आईपीईएफ। इसी आईपीईएफ के अंडर में क्लीन एनर्जी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम आपका एक इनिशिएटिव है। इसका मकसद क्या है कि भैया जो रीजन के टॉप इन्वेस्टर हैं, टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनोवेटिव कंपनीज है, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन सबको हम एक साथ लेकर के आए और ये लोग पैसा इकट्ठा करके मोबिलाइज करके इन्वेस्ट करें किसमें? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में, रिन्यूएबल एनर्जी में। मतलब बेसिकली हम कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर अब जाग रहे हैं। अब हम डीजल पेट्रोल से आगे बढ़ करके हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को मेंटेन रखना चाहते हैं। The Department of Commerce is the nodal agency for the IPEF engagement, and the IPEF Clean Economy Investor Forum is managed by Invest India। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि भैया जो पूरा IPEF है, ये जो पूरा IPEF है इसको इंडिया की तरफ से कौन मैनेज कर रहा है? जो इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो मैनेज कर रहा है। लेकिन जो IPEF के अंडर में क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम है इसको इंडिया की तरफ से कौन मैनेज कर रहा है? तो इन्वेस्ट इंडिया, जो इंडिया के तरीके से नेशनल लेवल की एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया, वो क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम को इंडिया की तरफ से मैनेज कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे। इतनी ही बात है यहाँ पे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज आइटम की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओएनडीसी। ठीक है, ओएनडीसी क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसको 2019 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी बात आपकी क्या है, द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन टास्क्ड विद इंटीग्रेटिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थ्रू दिस ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी नेटवर्क। तो यहाँ पे कुछ भैया ये बात हो रही कि यहाँ पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को काम दिया गया है कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ जोड़ दे। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं। ये आपका द हिंदू के बिजनेस लाइन में बेसिकली पब्लिश हुई थी न्यूज। प्रीलिम्स, जीएस2, जीएस3 तीनों चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और आज की सबसे बड़ी न्यूज भी यही है। पहले हम लोग इसके फैक्ट्स देखेंगे, फिर इसके हम एडवांटेजेस और चैलेंजेस और फिर वे फॉरवर्ड देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में आपको आसान भाषा में बताऊं, जैसे आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। ठीक है, ये सारे जो आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इन पे आप जाकर के चीजें खरीद लेते हो पेमेंट करके। ठीक है, और आपके घर पे चीजें डिलीवर हो जाती हैं। तो ये तो प्राइवेट एक इनिशिएटिव हो गया, अपना अपना इंडिविजुअल इनिशिएटिव है। कभी ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि अमेजोन का सामान आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल रहा है, फ्लिपकार्ट का सामान अमेजोन के ऊपर मिल रहा है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या चाहता है कि भैया एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा गेटवे बना दें कि देश भर के जो भी सप्लायर्स हैं, जो भी सेलर्स हैं, भाई अमेजोन और फ्लिपकार्ट का बेसिक आइडिया क्या है कि उस पे भी सेलर्स ही तो हैं जो जाकर के अपना सामान बेच रहे हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट अपना बनाया सामान तो बेच नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी के तौर पे काम कर रहे हैं जो सेलर्स और बायर्स को एक जगह लेकर के आ रहे हैं। अब वो इंटरमीडियरी होने के नाते पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो और अलाउ भी कर रहे हैं कि भैया कौन आ सकता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, कौन नहीं आ सकता है। एक वो क्लोज्ड एटमोस्फियर, एक क्लोज्ड सोर्स सिस्टम है। हर कोई जाकर के वहां पे ट्रेड नहीं कर सकता है, बिजनेस नहीं कर सकता है। जबकि ओएनडीसी के ऑपोजिट में क्या है, इनका मकसद है कि हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जहां पे देश भर के जितने भी सेलर हैं, जितने भी ब्रांड है, वो सब आए अपना सामान वहां पे लिस्ट कर दे कि भैया ये सामान हम बेच रहे हैं, और देश भर के वहां पे बायर्स हैं और उस सामान को खरीदें और फिर सेलर उस सामान को वहां तक पहुंचा दें। तो मतलब ओएनडीसी का मकसद क्या है कि हम सारे के सारे बायर्स और सेलर्स को एक जगह पे ले आए और एक ओपन सोर्स, मतलब कोई भी सेलर अपनी मर्जी से आ सकता है, कोई भी सेलर अपनी मर्जी से जा सकता है, कोई कुछ भी खरीद सकता है यहाँ पे आकर के। एक ओपन सोर्स मॉडल होगा ये। ठीक है, जैसे यूपीआई है आपका, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका मतलब क्या है, कोई भी बैंक आपका यूपीआई यूज कर सकता है ना पेमेंट फैसिलिटेट कराने के लिए। आपका भीम यूपीआई है, गूगल पे है, आपका फोन पे, गूगल पे, सब लोग तो यूपीआई यूज कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि यूपीआई में किसी एक चीज का किसी एक का जो एक तरीके से मोनोपोली हो गई है। तो वैसे सेम गोज विद ओएनडीसी। ओएनडीसी को हर कोई यूज कर सकता है आपका। इट अलाउज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म सेंटरिंग मॉडल टू एन ओपन सोर्स नेटवर्क फॉर बाइंग एंड सेलिंग और फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो वही बात है, प्लेटफॉर्म सेंटरिंग मॉडल की जगह हम एक तरीके से ओपन सोर्स नेटवर्क बनाएंगे। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था डीपीआईआईटी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको लॉन्च किया गया था। तो भैया आपका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। 19 नहीं, 22-21 में लॉन्च किया गया, 2 साल बाद। ठीक है, लॉन्च तो डीपीआईआईटी ने किया है और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में किया है। इट ऑफर्स डिलीवरी सर्विसेज फॉर ग्रोसरीज, होम डेकोर, क्लीनिंग एसेंशियल्स, फूड डिलीवरी एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो वही जो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगाते हैं वही आपको यहाँ भी मिल जाएगा। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है आपका। ये चाह रहा है कि जो बेसिक किराने की दुकान जो आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, वो भी जाकर के ओएनडीसी पे सामान अपना बाहर सप्लाई करे, है ना। तो एक तरीके से पूरा एक्सेस बढ़ा देगा ये। खैर इसके सक्सेस होने के चांसेस अभी तो पता नहीं लग रहे हैं, देखने वाली बात है। सिमिलर टू यूपीआई वगैरह वगैरह जो मैंने आपको बताया था, इसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक बॉडी है, उसको टास्क दिया गया है कि जो आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एग्जिस्टिंग, जैसे कि आपके फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह, इन सबको भी इंटीग्रेट किया जाए ओएनडीसी पे। ये आपकी जिम्मेदारी है ना। ये किसने कहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वही डेमोक्रेटाइज करना और डिसेंट्रलाइज करना ई कॉमर्स को। किसी एक या दो या तीन कंपनी की मोनोपोली, उनकी बपौती या उनका आधिपत्य ना रहे उसके ऊपर। इंक्लूसिविटी एंड एक्सेस फॉर सेलर्स, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एज वेल एज लोकल बिजनेसेस। अब आपको पता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन में बेचना हर आदमी के बस की बात नहीं है ना। तो ये भैया इंश्योर करेगा कि जो छोटे से छोटा सेलर है वो भी इस पे आपका, मैंने बोला ना किराना स्टोर वाला भी आपका रजिस्टर कर सकता है ओएनडीसी पे जाकर के। ठीक है, यहाँ पे चॉइसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगी भाई। ओपन सोर्स होने के नाते क्या होगा, मल्टीपल ऑप्शन आएंगे सेलर्स के। तो भैया यहाँ पे क्या होगा कि चॉइसेस बढ़ जाएंगी, लोगों के पास बहुत ज्यादा लोगों से वो खरीद सकते हैं सामान, कई सारे ऑप्शन होंगे। और गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा भैया एक जगह पे आकर के, तो गुड्स एंड सर्विस चीप करने का भी टारगेट इनका है। अब देखते हैं भैया इसके एडवांटेजेस क्या हैं। बेसिक सी बात है, समझ में आपको आ ही गया होगा, कंज्यूमर को एडवांटेज हो रहा है, क्योंकि भैया इनको इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे काफी सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मिल रही है। वाइड एरे ऑफ सेलर्स में से चूज कर सकते हैं, जिस वजह से प्राइसेस भी लोअर होंगे कहीं ना कहीं।
कंपटीशन बूस्ट होगा तो क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। भाई अगर एक ही सामान दो लोग बेच रहे हैं तो दोनों और एक ही प्राइस पे बेच रहे हैं, तो दूसरा क्या चाहेगा कि भैया उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो कम से कम, ताकि अगर कोई खरीदा करके तो उनसे ही खरीदे। तो कहीं ना कहीं प्राइस कम होना, क्वालिटी इंप्रूव होना, जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन होता है वहां पे देखने को चीजें मिलती हैं। इनोवेशन होगा भाई, जाहिर सी बात है कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि भैया एक ये स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस हो जाएंगे आपके, है ना, स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से कॉस्ट कटिंग भी आपकी हो जाएगी, स्मॉल बिजनेस को काफी फायदा मिलेगा, लोकल वेंडर्स को, मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इससे फायदा देखने को मिलेगा। चैलेंजेस क्या है भैया इसके? कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर। अब जैसे यूपीआई बहुत ईजी है यूज करना, आपने अपना एक मोबाइल नंबर डाला जो बैंक में रजिस्टर्ड है, वो खुद से खुद को रजिस्टर कर लेगा, आप स्कैन करिए, कोड डालिए और पे करिए अपना, ठीक है। तो यूपीआई बहुत यूजर फ्रेंडली है। ओएनडीसी अभी तक हमको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है वो काफी इंट्रिकेट है ना, तो इसको इतनी आसानी से लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे जिस तेजी से यूपीआई को कर लिया है, ठीक है। फिर स्टैब्लिश्ड हैबिट को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब आपकी आदत पड़ी, अमेजोन खोल के रख बैठे हुए हैं, फ्लिपकार्ट खोल के बैठे हुए हैं, चीजें कार्ट में एडेड हैं, बिग बिलियन डे आ रहा है, ऑफर्स आ रहे हैं, सेल्स आ रहा है, आप उसका वेट कर रहे हो, तो आप एक इकोसिस्टम में बंद चुके हो। उस इकोसिस्टम से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ जब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा तभी आप बाहर निकलोगे उसमें, ठीक है। फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कंसर्न, आपको पता है कि भैया फ्लिपकार्ट से कोई सामान गलत आ गया, वो रिटर्न हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, कस्टमर केयर से आपकी बात हो जाएगी। हालांकि कितनी अच्छी सर्विस है ये आप सभी लोग जानते हैं, हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों का कस्टमर रिस्पॉन्स काफी ज्यादा पुअर हो गया है। ग्रीवियांसेस को रिड्रेस करने में ये लोग प्रॉपरली एक तरीके से आपके एफिशिएंट नहीं रह गए उतना ज्यादा। तो भैया वो खैर अलग की बात है, लेकिन अभी भी मोटे मोटे तौर पे आपके ग्रीवियांसेस एड्रेस हो रहे हैं। अगर आपको सामान मिलने के बाद कोई तकलीफ आ रही, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसकी भी सुनवाई वहां पे हो रही है। लेकिन ओएनडीसी क्योंकि ये खाली फैसिलिटेटर है ना, वो कोई एक ऐसा इंटरमीडियरी काम नहीं कर रहा है, वो बस एक जगह पे आप सबको लेके आ रहा है, उसका उसका कोई रोल नहीं है। तो भैया कोई पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट सेलिंग कोई आपके पास रेमेडी या कोई आपके पास एक तरीके से चारा अवेलेबल नहीं है ना, आपको कोई शिकायत है कुछ है तो आप किसके पास जाओगे? कोई आपके पास है नहीं ऐसा, ठीक है। फिर आपके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बना हुआ है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर की वजह से। वो बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको पता है पे लेटर वगैरह वो लोग देते रहते हैं, है ना। तो पे लेटर से आपका क्या होता है कि भैया आपने आज खरीदा, आपने एक महीने बाद पेमेंट कर दिया उसका। फिर वही सेल्स आती हैं, ऑफर्स आते हैं तमाम तरीके के, जो ओएनडीसी वगैरह पे उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लोगों के मन में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है यहाँ से निकल कर ओएनडीसी पे जाने के लिए। फिर प्राइस एडवांटेज अनसर्टेनिटी। अब आपको पता है कि जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन क्या है, ये लोग इंटरमीडियरी हैं, तो ये लोग प्राइस को भी मैनेज करते हैं। सेलर अपने हिसाब से प्राइस बताता है, बट इसमें कहीं ना कहीं अमेजोन और फ्लिपकार्ट का भी से रहता है कि क्या प्राइस रहेगा क्या नहीं रहेगा। ओएनडीसी में लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कल को सेलर्स जो है वो कार्टेल बना करके प्राइसेस बढ़ा कर रख देंगे तो अभी ये कुछ कर नहीं पाएगा ओएनडीसी, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब वे फॉरवर्ड भैया इसमें क्या सिंपल सी बात है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले एनहेंस तो करिए। ओएनडीसी को बढ़ाने के लिए आपको किराना स्टोर को, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को ओएनडीसी पे लाने के लिए आपको उनको डिजिटली एक्टिव करना पड़ेगा, है ना। एक कहीं ना कहीं उनको उस इकोसिस्टम में डालना पड़ेगा, जो कि अभी बहुत दूर की कौड़ी है, तो ये आप करिए पहले। प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करना बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई, हर एज का, हर एक ग्रुप का इंसान फ्लिपकार्ट अमेजोन भी नहीं चला पाते, तो ओएनडीसी तो लोग कह रहे हैं कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। तो डिजिटल लिटरेसी भी बहुत जरूरी है। कई लोगों को इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो उनको रीजनल लैंग्वेज में वहाँ की प्रोवाइड करवाना ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म, ये भी एक रास्ता है जो आप कर सकते हो एनडीसी को बढ़ाने के लिए। फिर टारगेटेड आउटरीच प्रोग्राम करिए आप पैसा खर्चा करिए करके जो है गवर्नमेंट के कुछ वॉलंटियर्स को भेजिए, किसके पास? जो किराना स्टोर है उनके पास, जैसे आपका पोलियो ड्रॉप के लिए आंदोलन चलता है, वो चलता है ना, या सेंसस होता है, या आपका कोई भी सर्वे गवर्नमेंट करवाती है, तो बड़े युद्ध स्तर पे होता है, एक तरीके से बड़े स्तर पे होता है। तो वैसे ही अब ये आप ओएनडीसी शुरू करवाइए, अब लोगों को भेजिए पैसा खर्चा करके, है ना। एडवर्टीजमेंट से बेहतर है कि आप लोगों को पैसा दीजिए और उनसे कहिए कि आप जा करके किराना स्टोर वालों से बात करिए, छोटे मोटे एंटरप्राइजेस से बात करिए, वो और आप उनको अपने ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे लेकर के आइए। तो ऐसा करने का भी एक तरीका हो सकता है। फिर सबसे बेहतरीन बात है जो आप कर लोगे अगर, तो आपका ओएनडीसी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क। जैसा अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह में होता है कि अगर आपको कोई ग्रीवियांस है तो कस्टमर केयर है चैट करने के लिए, कॉल करने के लिए, ग्रीवियांस को रिड्रेस करने के लिए, वैसा आप भी अपना डेवलप कर लो अगर, तो एनडीसी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे फल फूल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि या तो गवर्नमेंट अपने एंड से मैनेज करवाए अपने एक्सपेंस पे, क्योंकि ओएनडीसी को खुद तो पैसा कमा नहीं रहे, वो तो नॉन फॉर प्रॉफिट है, और सेलर्स फिर मिल करके रखें, या तो ऐसा कुछ हो सिस्टम। तो खैर देखने वाली बात है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये आपके चैलेंजेस, एडवांटेजेस और वे फॉरवर्ड था आपका क्वेश्चन का आंसर। अब आप देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा आपका सही है। करेक्ट पूछा था तो ओनली 2 आपका आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
ये आज की आपकी आखिरी न्यूज़ थी। मैंने जैसा कि पहले कहा था, थोड़ा-सा छोटा वीडियो है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ आर्टिकल कोई थे नहीं आज के पेपर में, मैगज़ीन्स वगैरह में। खैर कोई बात नहीं, जब जितना आएगा उतना ही कराया जाएगा। कभी हो सकता है 1 घंटे के ऊपर वीडियो हो जाए, कभी हो सकता है आधे घंटे का ही हो। तो जितना ज़रूरी है, कोई हमने एक टाइम लिमिट नहीं सेट किया कि हमको 40 मिनट का, 45 मिनट का देना ही देना है। हम 1 घंटे के ऊपर भी जा सकते हैं, हम आधे घंटे के नीचे भी आ सकते हैं, जैसी जब कंडीशन होगी उस हिसाब से। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।